नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ घंटों के बाद मतों की गिनती शुरू होने वाली है। मतगणना से पहले ही दोनों राज्यों में हलचल तेज हो गई है। साथ ही नेताओं की ओर से अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े सामने आए हैं, उसमें से अधिकांश ने महाराष्ट्र में महायुति को सबसे ज्यादा सीटें यानी उसकी सत्ता वापसी के संकेत दिए हैं, जबकि दो एग्जिट पोल्स में महाविकास अघाड़ी को बहुमत के करीब की सीटें मिलने का अनुमान जताया है। इसी के साथ 81 सीटों वाले झारखंड में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ के 6 एग्जिट पोल में से अधिकांश में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, तो वहीं 2 एग्जिट पोल्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के सत्ता में बरकरार रहने का अनुमान है। इसको लेकर हमने जनता से भी राय ली है, लेकिन जनता की ऐसी राय से एक अनुमान सिर्फ लग सकता है। सर्वे और एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड में क्या होने वाला है और वहां नतीजों से पहले कैसे हलचल तेज है, इसी पर चर्चा करेंगे। ग्राउंड पर क्या हालात हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस ने नियुक्त किए ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र झारखंड के लिए ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। महाराष्ट्र के लिए अशोक गहलोत ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। भूपेश बघेल और जी परमेश्वर भी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के लिए तारिक अनवर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। मल्लू भट्टी और कृष्णा अलवारू ऑब्जर्वर बनाए गए हैं झारखंड के लिए। देखिए, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है। भूपेश बघेल और जी परमेश्वर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं महाराष्ट्र के लिए। झारखंड के लिए तारिक अनवर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस ने नियुक्त किए ऑब्जर्वर। महाराष्ट्र झारखंड के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के लिए अशोक गहलोत ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। और वहीं रिजल्ट से एक दिन पहले महायुति और महाविकास अघाड़ी के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। संजय राउत का कहना है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि मुंगेरी लाल के सपने देखने का सबको अधिकार है। बात ऐसी है, भूमिका शरद पवार साहब की तो रहेगी, कांग्रेस पार्टी की रहेगी और उद्धव ठाकरे साहब की भी रहेगी ना। ये महाविकास आघाड़ी है और हमारे साथ जो छोटे छोटे दल हमारे साथी है, जैसे कि समाजवादी पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चुनकर आ रहे हैं, शेतकरी कामगार पक्ष है वहाँ है, उनके लोग चुनकर आएंगे, कुछ इंडिपेंडेंट आएंगे, लेकिन हमारा बहुमत जो है महाविकास आघाड़ी का वो पूरा बहुमत रहेगा। तो सब एक साथ बैठकर कल निर्णय लेंगे। बात रही ऐसी है, सत्ता हमारी आ रही है, हमारी सत्ता आ रही है महाराष्ट्र, और हमें सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखने में हम क्यों मना करें? कल तो थूपड़ा साफ हो जाएगा। गया माघ 29 दिन बाकी, कल इस समय तक तो सबका रिजल्ट ओपन हो जाएगा। घबराए हुए हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। महाराष्ट्र भी जीतेंगे, झारखंड भी जीतेंगे। अब बात यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि भले ही सीटें 9 रही हों, लेकिन चुनाव जोरदार रहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है, तो वहीं अखिलेश को जीत का भरोसा है। देखिए, कई बार हम लोगों ने देखा है कि सर्वे जो कहता है वो नहीं होता है। चैनल में भी कई बार बहुत सारे जानकार लोग जो समीक्षा करते हैं उसके हिसाब से भी नहीं होता है। जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी हटे, यही सब चाहते हैं। और जहाँ तक यूपी की बात है, यूपी की जनता 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। इसीलिए आपने देखा कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ पुलिस प्रशासन को आगे कर दिया हो। आप सोचिए, लोकतंत्र में अगर पुलिस वोट डालेगी और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बना जाएगा, फिर जनता का क्या?
ये सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो अधिकार मिला एक वोट डालने का, उसको ही छीनना चाहते हैं। और इसलिए छीनना चाहते हैं कि सरकार में रह करके बाकी सब अधिकार भी छीन लें। हम लोग को उम्मीद है कि 9 की 9 विधानसभा की उपचुनाव की सीटें जीतेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस के अगुवाई वाले गठबंधन चारों खाने चित होंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होगा। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ बयानबाजियां हो रही हैं वो हमने आपको सुनाया। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सर्वे को लेकर। आपके हिसाब से महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है? ये सर्वे जो है वो इंडिया न्यूज की तरफ से कराया गया है, जिसमें महायुति कहने वाले लोगों की संख्या थी 68%, महाविकास अघाड़ी कहने वाले लोगों की संख्या थी 24%, त्रिशंकु जनादेश हो सकता है ये कहने वाले लोग थे 3%, कह नहीं सकते ये कहने वाले लोग थे 5%। और दूसरा सर्वे का सवाल भी आपको बता देते हैं, महाराष्ट्र के विकास के लिए आपकी नजर में सीएम कौन होना चाहिए? एकनाथ शिंदे ये कहने वाले लोगों की संख्या जो है वो 30% थी। देवेंद्र फडणवीस ये 27% लोगों ने कहा है। उद्धव ठाकरे ये कहने वाले लोग थे 18%। नाना पटोले जिन लोगों की तरफ से कहा गया उनकी संख्या 8% है, कह नहीं सकते इस बारे में जानकारी नहीं है, ये कहने वाले लोगों की संख्या थी 17%। कल साफ हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी। सर्वे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आनंद सिंह मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं, संभव शर्मा हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो सर्वे है उसके बारे में जो सामने आया है, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज सामने निकल कर आया है महायुति को लेकर, और जो एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं वो भी यही संकेत दे रहे हैं कि सरकार जो है वो रिपीट होने वाली है, यानी कि महायुति की सरकार क्या बनती हुई दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो सबसे बड़े फैक्टर कौन से रहे जिन्होंने काम किया आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मैं ये समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर इस बारी पिछले 4 चुनावों में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। आप 2019 असेंबली की देखिए, 2014 देखिए और उससे पहले 2009 देखिए। 61%, 63% और 61 या 62% हुआ था। इस बारी बढ़ के 65% हुआ। सो देयर इज एन अंडर करंट दैट वाज गोइंग ऑन। अंडर करंट एक चल रहा था, और वो अंडर करंट किसका था? वो अंडर करंट में 2-3 चीजें बहुत काम की है। एक तो वो लाडली बहना वाली स्कीम, नंबर 1। नंबर 2, आरएसएस का पूरे महाराष्ट्र के अंदर और ज्यादा करके ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर छोटी छोटी जब मीटिंगें करना, साधु संतों की एक मीटिंग होना 7,000 से ज्यादा हुई। और ये 2 फैक्टर जो सिंक्रोनाइज, जो ग्राउंड तक जाके अपने वोटर को मतदान मथक तक लेके गए, वो महायुति के लोग लेके गए। और उसमें भी ज्यादा भाजपा और शिवसेना शिंदे। इसी वजह से मुझे तो दिखता है कि ये अंडर करंट की वजह से ये जो सर्वे से या ये जो एग्जिट पोल्स बोल रहे हैं ना कि 160 सीट, मैं मानता हूं कि इट विल बी मोर देन 170 सीट्स फॉर वन साइड, देयर विल बी अ स्वीप ऑन वन साइड। वो मुझे तो दिखता है। और दूसरी बात जो मैंने देखी, वो एक आम शिव सैनिक के दिमाग में जो कंफ्यूजन था वो ये था, क्योंकि शिवसेना के शिव सैनिक बाला साहब ठाकरे के वक्त से उनके साथ जुड़े हैं। उनके लिए बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट है। और जब उनके बेटे आज की शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, वो शिव सैनिक या हिंदू सैनिक न बन के जनाब उद्धव ठाकरे बन जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। वो शिव सैनिक तो है, शिवसेना में तो रहना चाहते हैं, मगर वोट कहां दें। और इसी वजह से मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इटली दैट अंडर करंट और 3% जो ज्यादा वोटिंग हुई है, हाँ, उसका नतीजा हमें कल देखने को मिलेगा। ठीक है, नतीजा फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये तो कल साफ हो जाएगा। लेकिन अरविंद मोहन जी, जो फायदा लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिला,
क्या वो फायदा विधानसभा के चुनाव में होता हुआ आपके हिसाब से नजर आ रहा है? क्योंकि जो पार्टी को लेकर लड़ाई थी, जो कंफ्यूजन था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, और इसमें कहीं ना कहीं वोटर जो है वो लोकसभा चुनाव में थोड़ा कंफ्यूज नजर आया, लेकिन यहाँ पर जो वादे और जो नारे हैं वो कितना काम करते हुए नजर आए? देखिए, लोकसभा के नतीजों के हिसाब से तो बराबरी की लड़ाई थी। सीट भले इंडिया गठबंधन को ज्यादा आ गया, लेकिन उसके बाद से जो काम हुए हैं वो देखना चाहिए। और जैसा अभी हमारे साथी गिनवा रहे थे, काम दोनों तीनों हुए हैं। एक तो सरकार ने कोर्स करेक्शन किया है, संघ का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, और फिर नई नई स्ट्रेटजी लेके बीजेपी और उसकी सेंट्रल लीडरशिप ने भी कोशिश की है। लेकिन उससे एक फूट भी दिखाई देने लगा, खास तौर से जो हम देखते हैं कि कटोगे कि बटोगे, वो लेके एनसीपी, अजीत पवार ने साफ नाराजगी दिखाई। बीजेपी के अंदर से भी, शिवसेना के अंदर से भी उसको लेके कुछ ना कुछ नाराजगी आई। तो उसका लाभ हुआ या घाटा हुआ ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कोर्स करेक्शन और मेहनत अपनी ओर से काफी हुई। दूसरे फ्रंट ने भी काफी मेहनत किया, और अगर बराबरी का वोट हम बता रहे हैं, इसके बावजूद ये कहना होगा कि कुछ फैसले लोगों ने तब कर दिए थे, और वो उन फैसलों में ये है कि पार्टियों को तोड़ना और सरकार बदलवाने पे लोगों की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। चाहे वो शिवसेना की लड़ाई हो, या कांग्रेस को आगे करना हो, या एनसीपी में शरद पवार को ऊपर करना हो, वो कुछ फैसले लोगों ने तब सुनाए थे। तो अगर वो ट्रेंड चलता है तो ये नतीजे नहीं आएंगे। और एग्जिट पोल ने जिस किस्म से अपनी हवा खुद भी गाड़ी है कई बार में, और इस बार भी काफी लंबा लंबा गैप देके लोग, तो उसकी तुलना में मुझे लगता है कि हमको अपने रिपोर्टरों पे और बाकी जो सोर्सेज जिन पे हम काम करते हैं एक पत्रकार के तौर पे, हमको उसी पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए। और अब एग्जिट पोल की बहुत ज्यादा चर्चा करने की कोई वजह भी नहीं है। अब मेरे ख्याल 12 घंटे से बिल्कुल, भी कम इसीलिए अरविंद जी, इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं अपने सर्वे पर, जो कि जनता द्वारा ये सवाल किए गए जनता से, उसके बाद उनका ये जवाब आया, उसके आधार पर ये सर्वे तैयार किया गया है। तीसरे हम अपने सर्वे के सवाल की बात कर लेते हैं। क्या आपने महाराष्ट्र में पसंद की सरकार और विधायक चुनने के लिए मतदान किया? हाँ कहने वाले लोग थे 75%, नहीं कहने वाले लोग थे 12%, दूसरे काम में व्यस्त थे यानी वोट ही करने नहीं गए ये कहने वाले लोग थे 2%, मतदाता सूची में नाम नहीं था ऐसे लोगों की संख्या 11% थी। अब बात करेंगे अगला सवाल, आपके हिसाब से झारखंड में किसकी सरकार बन रही है? एनडीए की, ये कहने वाले लोगों की संख्या है 64%। इंडिया गठबंधन की यानी जो सरकार है वो रिपीट करेगी, ये कहने वाले लोगों की संख्या है 30%। त्रिशंकु जनादेश हो सकता है, ये कहने वाले लोग हैं 2%। कह नहीं सकते, ये कहने वाले लोगों की संख्या है 4%। आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं मुंबई से। आनंद, मुंबई को लेकर क्या जानकारी है? सुना है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वहां पर होने लगी है, नेताओं के लिए होटल में कमरे बुक करा दिए गए हैं, क्या चल रहा है रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले? जी अनन्या, देखिए जिस तरीके से कल रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होनी है, काउंटिंग चालू होगी वोट्स की, तो उससे लेकर पहले ही कांग्रेस ने और महाविकास आघाड़ी के सारे दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चूंकि कल रात हमने देखा किस तरह से मातोश्री पे जो एक काफी अहम मीटिंग थी महाविकास आघाड़ी की वो बुलाई गई थी, जहां पे तीनों दलों के नेता एक साथ में जाकर वहां पर बैठ के उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से चुनाव के नतीजों के बाद किस तरह से इन्हें आगे जाना है। और आज उसी कड़ी में जो हमारे कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि किस तरह से मुंबई के अंदर भी जो एक होटल है, बड़ा 5 स्टार होटल है, उसमें कुछ कमरे बुक किए गए हैं ताकि जो कांग्रेस के एमएलएज हैं वो जब जीत कर आते, कांग्रेस के उम्मीदवार जो जीत कर आते, तो उनके लिए उन कमरों में रहने की व्यवस्था की गई है। और अगर महाविकास आघाड़ी पूर्ण बहुमत के तरफ बढ़ती दिखेगी तो ऐसे में उनको यहां से कर्नाटक ले जाने की भी व्यवस्था की जा रही है। हालांकि जब हमने इस बारे में महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के इंचार्ज है रमेश चेन्नीथला, उनसे बातचीत की तो उन्होंने साफ इस चीज पे बात करने से मना कर दिया। मगर जो कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं वो सीधा कह रहे हैं कि कर्नाटक ले जाने की बातें और तैयारियां की गई हैं। और जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं विजय वडेट्टीवार, जो ब्रह्मपुरी से भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी ये रोल उनको दिया गया था और ऐसे में ही इस बार भी ये रोल उन्हीं को दिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी कांग्रेस के विधायकों को कहीं और ले जाने की तो वो उनको कर्नाटक ले जा सकते हैं।
तो ये सारी चीजें होकर आई हैं आज सामने। और दूसरी तरफ आज महायुति की भी मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के घर पे सारे जो मुंबई के बीजेपी के टॉप लीडर्स थे वो सारे वहां मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस के साथ। चूंकि देवेंद्र फडणवीस भी खुद चुनावी मैदान में है तो वो कल शायद नागपुर जाए, तो ऐसे में वो भी यहाँ पर मुंबई के जितने भी बड़े नेता थे बीजेपी के उनके साथ बैठक करके उन्होंने भी पूरी रणनीति बनाई है पार्टी की कि आखिर किस तरीके से कल जब काउंटिंग वोट्स की शुरुआत हो जाएगी सुबह में 8 बजे से, तो वो किस तरह से उनकी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी और किस तरीके से उनके अपने पार्टी के नेताओं को एक साथ रखने की जो एक कोशिश रहेगी उसको वो करके रखे। फिर जो महायुति के पार्टनर्स हैं, चाहे वो सिंधे कैंप की शिवसेना हो या हमारे फिर संवाददाता NCP। बने हैं संभव शर्मा, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि जो सर्वे में जब सवाल किया गया कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी, तो एनडीए कहने वाले लोगों की संख्या 63% थी और इंडिया गठबंधन कहने वाले लोगों की संख्या कम थी। क्या लग रहा है जो एग्जिट पोल में सामने आया और जो सर्वे कह रहा है किस तरफ इशारा कर रहा है? और अगर वहां पर सरकार बदलती है यानी कि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो क्या लग रहा है, क्या बड़े फैक्टर ऐसे रहे जिन्होंने काम किया? जी बिल्कुल, जिस तरह से सर्वेज आ रहे हैं और ग्राउंड पर भी जब हम जनता से जुड़ रहे हैं रांची में या आसपास, तो ये बात निकल के आ रही है कि हाँ, इस बार भाजपा और बीजेपी लेड अलायंस एक बड़ी विक्ट्री कर सकती है। हालांकि चूंकि एग्जिट पोल्स पहले भी गलत साबित हुए हैं तो बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, ये कल ही क्लियर होगा। लेकिन इस वक्त जो अभी की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार है कि बीजेपी लेड अलायंस बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। मेरी कई बीजेपी के पॉलिटिकल लीडर से बातचीत हुई रांची में, जिनमें डॉक्टर प्रदीप भी थे जो कि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं और यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड के। उन्होंने भी बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि 81 असेंबली सीट्स में से लगभग 50+ पे बीजेपी लेड अलायंस आ रही है। और साथ ही साथ हमने हेमंत सोरेन से संपर्क करने की कोशिश की तो वहां अभी उनके ना ही पार्टी ऑफिस में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं और ना ही वो मीडिया से बात करने में बहुत इच्छा जाहिर कर रहे हैं, बहुत इच्छुक दिख रहे हैं। बीजेपी ऑन दी अदर हैंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स में विमेन एम्पावरमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, इन्फिल्ट्रेशन, जो बांग्लादेशी घुसपैठ, ये जितने फैक्टर्स हैं ये जनता ने बताए कि यहाँ पर मैटर करते हैं। और साथ ही साथ शेड्यूल्ड ट्राइब की जो बड़ी संख्या है झारखंड में, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है। इन्हीं सब को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी में एक तरह से बड़ी फाइट इलेक्शन में देखने को मिली थी और दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जगह कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि बीजेपी इस समय एक शाम पहले अगर हम बात करें, कल सुबह तक लगभग 11-12 बजे तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इस समय सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी दिख रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बीजेपी में नजर आ रहा है। इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए, लेकिन एक सर्वे का सवाल ले लेते हैं क्योंकि ये झारखंड से जुड़ा सवाल है। झारखंड के विकास के लिए आपकी नजर में सीएम कौन होना चाहिए? हेमंत सोरेन कहने वाले लोगों की संख्या थी 38%, बाबूलाल मरांडी कहने वाले लोगों की संख्या थी 28%, चंपाई सोरेन कहने वाले लोगों की संख्या थी 13%, निशिकांत दुबे ये कहने वाले लोगों की संख्या 16% थी और कह नहीं सकते ये 5% लोगों की तरफ से कहा गया। सर्वे का अगला सवाल भी आपको बता देते हैं। क्या आपने झारखंड में पसंद की सरकार और विधायक चुनने के लिए मतदान किया? हाँ कहने वाले लोग थे 82%, नहीं कहने वाले लोग 5%, दूसरे काम में व्यस्त थे, वोट नहीं कर पाए ये 3% लोगों ने कहा, मतदाता सूची में नाम नहीं था ये 10% लोगों की तरफ से कहा गया। हिमांशु जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। जिन बातों का जिक्र संभव ने किया, कितना इत्तेफाक आप इनसे रखते हैं और क्या बांग्लादेश घुसपैठियों का जो मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया वो काम करता हुआ नजर आएगा? कल डेफिनेटली काम करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये मुद्दा 2024 के अप्रैल महीने के और जून के रिजल्ट के बाद से बीजेपी ने वहां लेना शुरू कर दिया था। हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है,
उन्होंने तो सीधा बोला था कि मैं हर एक बांग्लादेशी को झारखंड से निकाल भगाऊंगा, और ये इनका कमिटमेंट रहा है। और यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ा हुआ है, वो काफी ट्राइबल क्षेत्र के अंदर हुआ है। और उसी की बदौलत ये जो बीजेपी के कैंपेन ने जो वेग पकड़ा, आप ये भी पूछ रही थी ना कि वजह क्या थी कि बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में तो उन्होंने कंसिस्टेंटली इसी मुद्दे पर काम किया है। और जहां तक महाराष्ट्र की बात है, वहां पर ऐसा होने जा रहा है कुछ कि पार्टी तो 6 है, गठबंधन 2 है, मगर दोनों तरफ से एक एक पार्टी बुरी तरह से हार लेने वाली है। शिवसेना में एक उद्धव ठाकरे की लीगेसी, अरे माफ कीजिएगा, बाला साहब ठाकरे की लीगेसी किसके पास है? उद्धव के पास या एकनाथ शिंदे के पास? वो तय हो जाएगा इस चुनाव में। इसी तरह शरद पवार और अजीत पवार के अंदर मुझे दिखता है कहीं ना कहीं कि अजीत पवार विल बी द वीक लिंक फॉर एनडीए। तो इसी बदौलत ये जो है धरातल पर जिसने काम किया है पिछले 6 महीने के अंदर उतर के, और जिसके कार्यकर जाके लोगों को बूथ तक ले गए हैं। आप बंबई के अंदर ही एक उदाहरण ले लीजिए, बंबई की 36 सीटें हैं अनन्या जी, और वहां 36 सीटों में 3 बजे तक कितना वोटिंग था और 3 से 5 में कितना वोटिंग हुआ, उसके आंकड़े आप देखेगी तो आप चौंक जाएगी। अगर 3 बजे तक 38% वोटिंग था तो उसके बाद 5 बजे तक 58% वोटिंग हो गया है। कार्यकरों ने लोगों को घर से बाहर निकाल के बोला है कि भैया जाके वोट करो, और जो पार्टी वो करने में सक्षम रही है जहां पर, वो पार्टी वहां जीत जाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा था पहले से कि एक अंडर करंट है बीजेपी के विजय की वजह। एक्चुअली बीजेपी का हार्डवर्क तो है ही है, मगर उसके साथ में ये जो विपक्ष की थोड़ी कमजोरी दिखी जी, वो बनने वाली है इस बार महाराष्ट्र। ठीक है अरविंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि झारखंड को लेकर जब हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि ये दिखा रहा है कि एनडीए की सरकार वहां पर परसेंटेज में ज्यादा नजर आ रही है, ऐसे में क्या जो मुद्दा उठाया गया डेमोग्राफिकल बदलाव का, क्योंकि उस पर हमने भी रिपोर्ट तैयार की और हमारे तमाम संवाददाता जगह जगह गए हैं और वहां पर ये देखा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हुई है, ये मुद्दा सबसे ज्यादा असरदार रहा, और कौन कौन से बड़े ऐसे फैक्टर रहे जो काम करते हुए नजर आए बीजेपी के पक्ष में, और जिन्होंने काम नहीं किया इंडिया अलायंस पे? मुझे लगता है इंडिया अलायंस ने जिस किस्म की वोटिंग ली थी लोकसभा चुनाव में, उसको कंटिन्यू करना एक चुनौती थी। और बीजेपी ने आदिवासी वोटों के लिए बहुत मेहनत की। एक तो बाबूलाल मरांडी की पार्टी को मर्ज कराया, सीता सोरेन को इधर किया, चंपई सोरेन इधर आए, तो आदिवासी वोटों के लिए ज्यादा मेहनत की है। और दूसरा प्रयास ये घुसपैठ का हुआ। मुझे लगता है घुसपैठ का इशू बड़ा नहीं हो सकता पॉलिटिकल। राज्य में करप्शन का इशू अगर बीजेपी करती और उससे भी ज्यादा गवर्नेंस का, तो ये मुद्दे शायद ज्यादा लाभ करते। अब रिजल्ट कल आएंगे तो फिर ये बताएंगे कि इसमें क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि घुसपैठ बड़ा इशू नहीं बन पाया, क्योंकि घुसपैठ एक तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं लगता और इतना बड़ा इशू वहां के। तो असली चीज देखना ये होगा कि बीजेपी ने ये इशू उठाया क्यों इतनी तैयारी के साथ। एक तो हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हम मान सकते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपना वोट जिस तरह से खिसकता दिखा, खासतौर से शहरों में, वो उसने उसको वापस पाने की कोशिश में ये मुद्दे उठाए इस तैयारी से। और वो तैयारी अपनी जगह काफी कमजोर नहीं, बहुत तैयारी हुई है, बहुत साधन लगा है। इसके बावजूद वोटिंग का पैटर्न जो दिख रहा है उससे मुझे अभी थोड़ी 2-3 चीजों पे ज्यादा शक है। एक तो ये है कि आदिवासी इलाकों में वोटिंग काफी अच्छी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, और औरतों की वोटिंग काफी अच्छी हुई है, 5% करीब ऊपर हुई है जनरल से। और तीसरी चीज ये है कि शहरों में वोटिंग कंपैरेटिवली कम हुई है, गांवों की देहात की वोटिंग ज्यादा हुई है। और ये तीनों चीजें मुझे लग रहा है कि हम जो सर्वे कर रहे हैं इस सर्वे से उसका मैच नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये देखना होगा कल क्या होता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि झारखंड में सरकार ने भी जो कदम उठाए, जैसे उसने मैया योजना की 4 किस्तें जारी कर दी, महाराष्ट्र में 1 किस्त का पैसा अभी आया है, झारखंड में 4 किस्त का पैसा पहुंच गया।
तो जिनके अकाउंट में करीब 50 लाख से ऊपर ऐसे लाभार्थी हैं, तो अगर 50 लाख से ऊपर लोगों के अकाउंट में ठीक है सर, समय की कमी है किस्ता- हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता आनंद जुड़े हमारे साथ, आपका भी शुक्रिया। संभव हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। इंडिया न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।